डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्णों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला को हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, या वर्णों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या है? स्वर है। सबसे पहला क्या है? स्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी वैधानिक भाषा है और उसमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग जगह पे निर्धारित किया गया है। दूसरा है अयोगवाह और तीसरा है व्यंजन। ठीक ना। सबसे पहले हम लोग स्वर को पढ़ते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि ये स्वयं दूसरे वर्णों को यानी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता प्रदान करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता न पड़े या स्वयं उच्चरित होते हैं, स्वतः उच्चरित होते हैं, किसी दूसरे की इनको सहायता नहीं पड़ती है, बल्कि ये स्वयं दूसरे की मदद या सहायता करते हैं। ठीक ना। हम लोग एक बार स्वर वर्णों को देखते हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 वर्ण जो है स्वर में आते हैं। ठीक ना। प्रायः री का जो यहाँ पे उच्चारण है, री का उच्चारण हिंदी में री के रूप में किया जाता है और जिसकी मात्रा यहाँ नीचे लगती है। ठीक ना। और प्रायः इसका प्रयोग जो होता है वो संस्कृत भाषा में होता है। ठीक ना। और यहाँ पर संस्कृत में तो दीर्घ और ह्रस्व दोनों तरह के री का प्रयोग माना गया है, लेकिन यहाँ पर एक ही री का प्रयोग किया गया है और इसका जो है प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में करते और इसका जो उच्चारण होता है वो री की तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक ना। सबसे पहला ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर में स्वरों की संख्या जो है वो 4 है। आ ई उ री, आ ई उ री। री को जो है दीर्घ स्वर में भी हम लोग मान लेते हैं, ह्रस्व में भी मानते हैं, तो इसलिए जो है इसका उच्चारण संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ दोनों इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हिंदी में एक ही तरह के एक ही री से काम चलाया जाता है। अब हम लोग दीर्घ स्वर को देखते हैं। आ है, ई है, ऊ है, ए ऐ ओ औ। ठीक ना। हमने आपको आगत वर्ण बताए थे। आगत वर्ण में हमने आपको 3 वर्ण बताया था, आ, जा और फा, जहाँ पर आ को भी दीर्घ स्वर में शामिल किया गया है, ये बाद में शामिल किया गया है। ठीक ना। अब हम देखते हैं क्या है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के लिए कोई ना तो निर्धारित वर्ण निश्चित किए गए हैं और ना ही उसकी कोई मात्रा निर्धारित की गई है। बात समझ में? हाँ, जहाँ पर इसका प्रयोग होता है वहाँ पर हम संख्या लिख देते हैं। ठीक ना। जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो जब हम ओ को देख रहे हैं, यहाँ पे दीर्घ स्वर है और ओ के उच्चारण में 2 मात्रा से ज़्यादा का समय जब लिया जाता है, तो वहाँ पर जो है हम क्या लिख देते हैं? ओ के बाद हम 3 लिख देते हैं। ठीक ना। इससे ये पता चलता है कि ओ का हम 3 मात्रा के बराबर उच्चारण कर रहे हैं। ठीक ना। और सबसे खास बात जो है वो ध्यान देने की बात है कि एक ऐसा ह्रस्व स्वर आ है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है, तो आप क्या बताओगे? ह्रस्व आ को आप बताओगे। ठीक ना। आगे चल करके हम लोग इसकी मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मात्राओं को आप लोग जानते भी होंगे कि है ना, ह्रस्व और दीर्घ की मात्राएं कैसे होती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अयोगवाह पढ़ेंगे। अयोगवाह के बाद फिर हम व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। ठीक ना। हमारे समझ से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके।